हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर को देख लिया था कि पार्लियामेंट का एक फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि लॉ मेकिंग का है, क्योंकि पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर फॉर द होल कंट्री एंड द मेन वर्क ऑफ अ लेजिस्लेचर इज टू लेजिस्लेट टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। तो लॉ मेकिंग हमने देखा कि कल कैसे फर्स्ट हाउस में फिर सेकंड हाउस में बिल किस तरह से जाता है, क्या क्या सिस्टम उसमें फॉलो किया जाता है। उसी के साथ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेकर के जो जो काम किए जाते हैं। देखिए संविधान में अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट के पास है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया में अगर कोई अमेंडमेंट होना है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस अमेंडमेंट को करने की, इनिशिएट करने की पावर, क्योंकि अमेंडमेंट में आपको पता है कि थर्ड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट में 15 स्टेट्स को रेटिफाई करना होता है, यानी कि मोर देन हाफ स्टेट्स को रेटिफाई करना होता है। लेकिन अमेंडमेंट शुरू कहां पे होगा? अमेंडमेंट शुरू होगा हमेशा पार्लियामेंट के ही किसी हाउस के अंदर। ठीक है जी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए आपको पता है कि आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट जो है केवल जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि संविधान के किसी भी भाग को वो उसमें कोई एडिशन कर सकता है, कोई वेरिएशन कर सकता है, कोई चीज हटा सकता है, कोई चीज जोड़ सकता है, या उसको पूरी तरह से खारिज कर सकता है उस स्पेशल प्रोविजन को। ये करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। केवल एक ही कंडीशन है जो 1973 में केशवानंद भारती केस में लगी थी, और वो थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप वोलेट ना करें। बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट ना करते हुए आप किसी भी भाग में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। यह हमने देखा कि अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के तहत होता है। 368 में खास बात है कि इसमें केवल स्पेशल मेजोरिटी की बात है। दो तरह की स्पेशल मेजोरिटी आपने देखी थी कि एक जिसमें 2/3 मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी क्या है, यानी कि वो 2/3 मेजोरिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या है? 2/3 मेजोरिटी कहती है कि पहली कंडीशन है कि हाउस की टोटल मेंबरशिप का 50%। मान लीजिए कि हाउस की टोटल मेंबरशिप है 500। फॉर एग्जांपल, मैं सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा में हम जानते हैं 543 है, लेकिन मैं मानता हूं कि 500 है टोटल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली कंडीशन की इसका 50% प्लस 1, यानी कि 251 तो यस बोले ही, ठीक है। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 66%। इसका मतलब क्या है भाई? प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए 500 लोग हैं, 500 जो है सदन की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की 500, और 500 के 500 आते हैं वोटिंग करते। तो 500 के 500 लोग जब वोटिंग करेंगे तो 3 कंडीशन होंगी, या तो वो फेवर में वोट करें, या अगेंस्ट में वोट करें, या एब्सटेन कर दें, यानी कि वोटिंग में पार्टिसिपेट ना करें, ना फेवर में जाए ना अगेंस्ट में जाए। और मैं मान लेता हूं कि वो 500 के 500 लोग प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना परसेंट? 66%। तो 66 कितना होगा? तो 66/100 इंटू 500 हम करेंगे 330, माने 330 वोट यदि इसको मिलेंगे तो पास होगा, और 330 वोट नहीं मिलेंगे तो पास नहीं होगा। यह आता है आपका 2/3 मेजोरिटी का मतलब। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है, जहां भी आपको सिंपल मेजोरिटी लिखा मिले उसका मतलब होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात होती है। आपको क्वोरम का पता है कि 1/10 हाउस की टोटल मेंबरशिप का 1/10 होना चाहिए, यानी कि 500 का 1/10 कितना? 50 है, यानी कि चल रहा है। अब इस 50 में से अगर 26 लोगों ने यह कह दिया कि यस, तो वो बिल पास हो जाएगा। दैट इज सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्स दैट हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस must vote in the favor of that proposed legislation, and 2/3 majority of, यानी कि 66% of those who are actually present and voting should favor in the proposed should vote in the favor of proposed legislation, तब वो बिल पास होगा। ये आपने अमेंडमेंट वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया था मैंने, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पे।
अब आता है जी जुडिशियल फंक्शन। देखिए इम्पीचमेंट को लाने के लिए पार्लियामेंट में बहुत सारे मोशंस आते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं उनको सब्सटेंसिव मोशन के जरिए लाया जाता है। तो जुडिशियल फंक्शन में क्या आएगा भाई, जब आप किसी चीज की मेरिट को वो देख रहे हो कि इस चीज में ये चीज सही है या गलत है, जब आप उसको जज कर रहे हो तो वो जुडिशियल फंक्शन में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह से हटाया जाता है। आप जानते हैं कि उस प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट करने के लिए आप जब मोशन आएगा तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और 2/3 मेजोरिटी की ही रिक्वायरमेंट होती है जुडिशियल फंक्शन में। तो जुडिशियल फंक्शन इसका मतलब है कि जो लाया गया बिल कि इस आदमी ने ये काम गलत किया, दिस एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, तो हम चाहते हैं कि इनको इम्पीच किया जाए, हटाया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मेंबर्स जज करते हैं अपने बेसिस पे कि यार ये चीज सही है या गलत, और फिर वोटिंग होती है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन और डिबेट, इन दोनों को मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं कि पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शन ही ये होता है कि हर जो है कम्युनिटी को वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिले। इसलिए आपको पता है कि लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए जो है सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, 84 फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी लोकसभा के अंदर, ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए थी। अब डिबेट के लिए हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट, पार्लियामेंट में डिबेट ही तो है। गवर्नमेंट कोई बिल ला रही है, कोई चीज ला रही है, लोग उसके ऊपर अपने विचार रख रहे हैं, दैट इज अ डिबेट। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कंट्रोल ओवर मनी। देखिए मनी के ऊपर किस तरह से कि गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट आती है या कैग की कोई भी रिपोर्ट आती है, कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। आप याद रखिए स्टेट के खर्चों को भी ऑडिट कैग ही करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही करता है। सेंटर की पावर्स में आप इसको लिख सकते हैं कि यूनियन क्यों पावरफुल है, ऑडिटिंग मशीनरी एक है। अब कंट्रोल ओवर मनी के ऊपर हम बात करें तो जब भी गवर्नमेंट टैक्सेशन को लेकर के या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को लेकर के या कैग की कोई रिपोर्ट में जिसमें गवर्नमेंट की कोई कमी सामने आ जाए, तो ऐसे में वो सवाल उठाते हैं कि देश के टैक्स पेयर का पैसा आप कहाँ ले जा रहे हैं, आप किस दिशा में उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। हालांकि ये कोई खास नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि एट लास्ट रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी होती है और वो मनी मैटर्स में वहां से निकल जाते हैं। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, इसको कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव टायरनी भी बोला जा सकता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि आपको पता है कि जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग कॉलिशन है, वो पार्टी या वो कॉलिशन अपने एक लीडर को चुनते हैं जो कि प्रधानमंत्री बनता है। द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें वो खुद पोर्टफोलियो डिवाइड करता है। तो उस पोर्टफोलियो सिस्टम को जो है यहाँ पर लगाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि जो मिनिस्ट्री का सिस्टम है, ये मैं आपको बता दूं 1859 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, और 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में इसको जगह मिली। पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको आप मंत्रालय जो आपको अलग अलग दिए हैं, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दिया, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का आपको जो है इंचार्ज बनाया गया, वो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने डिवाइस किया था। अब एग्जीक्यूटिव पे किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, देखिए सबसे पहले तो है कि डिबेट के थ्रू ही किया जाता है, और उसके लिए आपको वहां की वर्किंग के मेजर इश्यूज को देखना होगा। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो पार्लियामेंट की शुरुआत के अंदर जो पहला 1 घंटा है वो क्वेश्चन आवर है। इन क्वेश्चन आवर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक स्टर्ड क्वेश्चन, स्टर्ड क्वेश्चन का मतलब है कि ये क्वेश्चन ओरली आंसर किए जाते हैं, और जब आप ओरली किसी चीज का आंसर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आपने कोई बात पूछी, उन्होंने कुछ कहा, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर आपने पहले क्यों नहीं कर दी ये बात, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। अनस्टर्ड क्वेश्चंस रिटर्न में दिए गए हैं एटलीस्ट 10 डेज बिफोर, 10 दिन पहले एटलीस्ट दे दिए गए, तो इनका जवाब रिटर्न में दिया जाता है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जा सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का मतलब होता है कि तुरंत एक नोटिस दिया आपने स्पीकर को कि सर मैं ये बात पूछना चाहता हूं, इफ द स्पीकर इज कन्विंस्ड तो वो आपको अलाउ करते हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है स्पीकर की, और इन केस ही इज एब्सेंट डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है जी।
उसके बाद देखिए एजेंडा होता है कि आज किस चीज के ऊपर बातचीत होगी, सदन में क्या डिस्कशन होगा। इस क्वेश्चन आवर और इस एजेंडा के सेट होने के बीच का समय ही 0 आवर है। 0 आवर इज नॉट मेंशन्ड इन एनी रूल ऑफ प्रोसीजर। 0 आवर एक इंडियन इनोवेशन है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 1962 से चल रहा है कि क्वेश्चन आवर, द टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज नोन एज 0 आवर। 0 आवर में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट द मिनिस्टर इज नॉट बाउंड टू आंसर। मिनिस्टर चाहे तो आंसर करे, ना चाहे तो ना करे। प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सेम कंडीशन अप्लाई होती है प्राइवेट मेंबर पर भी। एजेंडे की बात करें तो यहां जब एजेंडा डिक्लेयर हो गया कि हाँ इस विषय पर बातचीत होगी, तो मोशंस के थ्रू बातचीत होती है और बहुत सारे मोशंस होते हैं। मैंने कल भी जो आपको वीडियो में बताया था, मैंने गिलोटाइन मोशन के बारे में बताया था, कंगारू मोशन के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 मेजर मोशंस। सबसे पहले होता है सब्सटेंशिव मोशन। सब्सटेंशिव का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई डिस्कशन है, जैसे राष्ट्रपति को इंपीचमेंट करनी है, तो सब्सटेंशिव इशू है, बहुत क्रिटिकल इशू है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए नो कॉन्फिडेंस भी एक डिवाइस है, याद रखिएगा। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव में नो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। ठीक है, कि राष्ट्रपति को जो है उनकी शक्तियों को किस प्रकार से उन्हें यूज करना है, कैसे वो अपनी पावर्स को यूज करेंगे, इसके लिए एडवाइस कौन करेगी? मंत्रिमंडल उनको एडवाइस करेगा, और वो बाइंडिंग भी है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 सेज कि द मिनिस्टर्स या द कैबिनेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनकी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब लोकसभा में जिस पार्टी के पास 272 सीटें हैं वो रूल कर रही है, लेकिन अगर उसके पास 272 ना रह करके 270 ही सीटें आ जाएं, ऐसी सिचुएशन में अपोजिशन की पार्टीज उठ करके और कह सकती हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप हाउस के सभी मैटर्स को एडजॉर्न करना पड़ता है। यह एक ऐसी चीज है कि जब स्पीकर या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह चीज हर हालत में माननी पड़ेगी। अब लॉजिकली सोचिए कि यह बहुमत कहां चाहिए? 272 का लोकसभा में चाहिए, राज्यसभा में तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं। तो राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, राज्यसभा के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। द कैबिनेट इज आंसरेबल टू लोकसभा, कलेक्टिवली आंसरेबल, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर लूजेस द मेजॉरिटी द एंटायर मिनिस्ट्री कोलैप्स। इसलिए उनको कहा जाता है कि दे एक्ट एज अ टीम, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो इस तरह की बातें होती हैं। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए बात की गई, सभी मैटर्स को छोड़ करके और नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है डिस्कस किया जाएगा और उस पर वोटिंग की जाएगी। और अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है तो उनकी सरकार गिर जाएगी। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, ऐसी सिचुएशन में सरकार गिर जाए, भाई मान लीजिए कोई सरकार है, उस सरकार के खिलाफ ऐसा होता है कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, जैसे बहुत बार लाए भी गए HD देवेगौड़ा साहब के जैसे कोई भी गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में बहुत बार आए, जैसे खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बहुत बार ये हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और नो कॉन्फिडेंस मोशन में जैसे ही गवर्नमेंट गिरी तो दूसरी पार्टीज जो है वो फिर एक टाइम पीरियड होता है, वो किसी तरह से कोalition करके या मेजॉरिटी जिनके पास होती है वो मिल करके और गवर्नमेंट बनाते हैं। उसके बाद वो मंत्रालय वगैरह सब डिसाइड करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पेशल केस बनता है, उनके यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसका नाम है शैडो कैबिनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। ब्रिटेन में आपको पता है मेनली 2 पार्टीज हैं, तो उन 2 पार्टीज में एक रूलिंग होगी और एक लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है। तो एक रूलिंग है, दूसरी अपोजिशन में बैठेगी। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जब कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे तो उनके अपोजिशन में भी जो पार्टी थी यानी कि जो लेबर पार्टी थी, उस लेबर पार्टी ने अपना एक बंदा रख रखा था यानी कि क्लीमेंट एटले। मतलब जैसी आपकी मंत्रिमंडल होती है, जैसा आपका कैबिनेट है, ऐसे ही अपोजिशन
एक कैबिनेट बनाती है कि होम मिनिस्टर ये आदमी है, लेकिन अपोजिशन कहती है कि ना हमारे लिए ये आदमी है, वो एक अपॉइंट कर लेते हैं अपने में ही कि जब गवर्नमेंट बनेगी तो ये आदमी होम मिनिस्टर बनेगा। ऐसे में अल्टरनेटिव कैबिनेट हमेशा रेडी रहती है टेक ओवर करने के लिए, साथ ही साथ वो मेंबर्स स्पेसिफिकली उन इश्यूज पर ध्यान देते हैं। भाई मान लीजिए किसी को आपने होम मिनिस्टर, अल्टरनेटिव कैबिनेट में होम मिनिस्टर रखा हुआ है, तो वो होम अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देगा और ऐसे में मेंबर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो शैडो कैबिनेट का सिस्टम इंडिया में नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, ये आप याद रखें। किचन कैबिनेट इसका रिवर्स है। देखिए किचन कैबिनेट भी होती है, अभी मैं आपको बता देता हूं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब क्या है? किचन कैबिनेट यूएस के अंदर होती है। आपने कभी यूएस में फॉरेन मिनिस्टर सुना है? आपने कभी यूएस में प्राइम मिनिस्टर सुना है? आपने कभी यूएस में डिफेंस मिनिस्टर सुना है? नहीं। आपने क्या सुना है? सेक्रेटरी फॉर स्टेट होम अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। तो किचन कैबिनेट इज नॉट अ कैबिनेट ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस। यहां पर तो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यहां क्या है कि अ काउंसिल, अ बॉडी ऑफ नॉन इलेक्टेड, ध्यान रखिएगा, नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। किसी सेक्रेटरी को जो है आप वो जिम्मेदारी देते हैं एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। किचन कैबिनेट का कोई भी सदस्य, क्योंकि पार्लियामेंट के वो मेंबर ही नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किन्हीं नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को, डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको लेकर के और उनको वो जिम्मेदारी देते हैं। इसीलिए यहां पर किचन कैबिनेट वाली गवर्नमेंट को कहा जाता है गवर्नमेंट बाय मैच्योर्स, और इंडिया के केस में कहा जाता है कि गवर्नमेंट बाय इमैच्योर्स। ये दो बातें जरूर याद रखें आप, शैडो कैबिनेट और किचन कैबिनेट। अब एग्जीक्यूटिव के ऊपर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू कंट्रोल किया। अब एक सब्स्टिट्यूट मोशन होता है कि किसी चीज, पहले की किसी चीज को अब इसके जरिए आप बदल रहे हैं। अब सब्सिडरी मोशन के अंदर आप देखें कि एक होता है एंसिलरी, एक होता है अमेंडमेंट। एंसिलरी मोशन जो है, एंसिलरी मोशन में क्या होता है कि आप जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है हाउस का, उसके लिए वर्किंग होती है। अमेंडमेंट जो है, यानी कि अमेंडमेंट मोशन सब्सिडरी मोशन का पार्ट है, जिसके जरिए आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन करते हैं, यानी कि कोई संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, कोई बदलाव करते हैं। एक होता है सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीड करना मतलब पहले की किसी भी बात को यह मोशन आकर के कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर आर्टिकल, यानी कि किसी भी आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, किसी भी प्रीवियस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, यह मोशन उन सबको सुपरसीड कर देगा। इसके तहत लाए गए एक्ट्स उसको सुपरसीड कर देंगे। तो यह हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या है। अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार कि कंपैरेटिव स्टडी कौन सा पावरफुल है, वो सब हम देखते हैं। देखिए हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और याद रखिएगा कि 1954 में इनके हिंदी नामों का हमने अडॉप्ट किया। 1954 से पहले लोकसभा और राज्यसभा का नाम नहीं था। आर्टिकल 79 प्रोवाइड करवाता है पार्लियामेंट के लिए, ये आपको मैंने कल ही बता दिया था। देखिए लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। ठीक है, यहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है। इसको लोअर हाउस बोला जाता है, इसको अपर हाउस बोला जाता है, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर। एक और नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर हाउस। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द पॉपुलर हाउस। इलेक्शन का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आपको पता है 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों में से कोई एक व्यक्ति जीतेगा, और कौन जीतेगा? जिसके इन 4 में से सबसे ज्यादा वोट होंगे वो एक विजेता होगा। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हैज 2 वेरिएशंस, वन इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड अनदर इज लिस्ट सिस्टम। जो इजराइल वाले में मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टी गिव्स अ लिस्ट, वोटर्स वोट, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता। उसमें क्या होता है कि 120 लोग हैं, 120 लोगों की लिस्ट जारी की। देश, पूरे देश को जो है आपको क्या हुआ कि ऐसा होता है कि 100 मान लीजिए लिस्ट सिस्टम में
लिस्ट सिस्टम है और 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। किसी एक पार्टी को 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहां पर और इन्होंने लिस्ट जारी की, तो अपने 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। अब पूरे देश ने वोटिंग की, इस पार्टी को, पूरे देश की जनसंख्या को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस पार्टी को मैं मान लेता हूं कि 30% वोट मिले, 30% वोट मिले पूरे देश में इस पार्टी को। तो अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहता है कि क्योंकि पूरे देश के 30% लोगों ने इनको कहा कि आप जीतने चाहिए, तो इनको पार्लियामेंट में यानी कि लेजिस्लेचर में भी 30% ही जगह मिलनी चाहिए। माने 30% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 30 सीट्स इनको मिलेंगी। यह है सीट लिस्ट सिस्टम। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 15 से 17 मिनट का ही ये पूरा सिस्टम है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पर होता है इनका इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी ड्यूरेशन नॉर्मल कंडीशन के अंदर 5 साल है, इसीलिए इसको टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। राज्यसभा के अंदर परमानेंट हाउस है क्योंकि ये कभी भी जो है खत्म नहीं होता है, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए परमानेंट है। इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। अब देखिए मोर पावरफुल किस केसेस में, जब आप पावर्स को कंपेयर करें तो ज्यादा पावरफुल किस केस में। सबसे पहला तो मनी बिल, आर्टिकल 110 कहता है कि मनी बिल में आप यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो यानी कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। 111 में वो कहता है कि सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं आप, तो मनी बिल के मैटर्स में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, लोकसभा, ठीक है जी। ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा ही प्रिवेल करती है, वो मैंने कल आपको पूरा समझाया ही था। ये किस केसेस में ज्यादा पावरफुल है, देखिए स्टेट के किसी मैटर पे लॉ बनाना है, स्टेट लिस्ट के, तो किस तरह से बनाया जा सकता है। फेडरलिज्म वाले में मैंने बताया था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है, और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, रेसिड्यूरी पावर्स या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, concurrent list पे यूनियन प्लस स्टेट बोथ, बट इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द डिसीजन ऑफ यूनियन शैल प्रिवेल। रेसिड्यूरी पावर्स कंप्लीटली अंडर यूनियन, ठीक है। स्टेट लिस्ट में क्योंकि स्टेट पावरफुल है, इसमें एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, लेकिन वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्टेट्स हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक रूल्स ओवर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उनमें क्या क्या है। सबसे पहला तो आपको पता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से यानी कि 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि जी इस स्टेट लिस्ट के इशू के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, सेंटर पार्लियामेंट को रूल बनाना चाहिए। उस कंडीशन में जब किसी स्टेट के, खास किसी स्टेट के लिए बनाना हो, तब उस स्टेट में हो सकता है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस समय पर बना सकती है राज्यसभा में इनिशिएट करके उसको। साथ ही साथ क्या है, एक प्रोविजन ये भी है कि अगर 352 लगा हुआ है उसमें बना सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स पे। लेकिन हर कंडीशन में क्या है, इस राज्यसभा वाली को छोड़ दें तो अगर प्रेसिडेंट रूल है तो प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद जब असेंबली आएगी तो असेंबली उसको रिकंसिडर करेगी और हो सकता है उसको हटा दे जो सेंटर ने रूल बनाया, ठीक है। अगर 352 लगा हुआ यानी कि नेशनल इमरजेंसी है, उस केस में आपने बनाया तो इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद फिर रिकंसिडर करेगी। एक ये भी है प्रोविजन कि 2 स्टेट्स लिख करके सेंटर को ये कह दें, एक रेजोल्यूशन पास करें अपनी असेंबली में और ये कह दें सेंटर से कि जी इन इश्यूज पर आप कानून बनाएं, लेकिन वो केवल उन्हीं पर लागू होगा जिन्होंने रिक्वेस्ट की। भाई मान लीजिए हरियाणा और राजस्थान को ही एक रिक्वेस्ट करके और सेंटर को दे दें कि जी इस स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे कानून पार्लियामेंट बनाए। अब पार्लियामेंट माने ना माने वो उस पे है, लेकिन पार्लियामेंट ने मान लीजिए कानून बना दिया तो वो कानून हरियाणा और राजस्थान पर ही लागू होगा। अगर और किसी स्टेट को उस कानून को मानना है तो उसे एक फर्दर रेजोल्यूशन पास करना होगा कि सेंटर के इस रूल को हम यहां भी अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि स्टेट लिस्ट के इश्यूज पर भी जब कानून बनाना हो तो राज्यसभा पावरफुल है। इंपीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट को इनिशिएट कहां किया जा सकता है, ये केवल और केवल राज्यसभा में ही
किया जा सकता है। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनमें भी राज्यसभा ही ज़्यादा पावरफुल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 है, लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर रखने की कोशिश की। मैंने आपको बताया कि द टू हाउसेज आर क्रिएटेड टू मेक फेडरल इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ज्यादा पावर नहीं दी जा सकती। देखिए, लोकसभा के अंदर जो लोग आए हैं दे आर डायरेक्टली चूजन बाय पीपल, और डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। और वो बात अलग है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं, बट राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है, दे आर इनडायरेक्टली चूजन, एंड हियर सिटिंग दोज पीपल हु आर डायरेक्टली चूजन बाय पीपल। इन डेमोक्रेसी पीपल आर अबव एवरीथिंग, एंड आवर प्रीएम्बल सेज वी द पीपल। दैट सेज कि कहां से हमने अपनी अथॉरिटी डेराइव की है, वी द पीपल से, कि हम लोग सबसे ऊपर हैं, देश के लोग सबसे ऊपर हैं, इसीलिए लोकसभा को ज्यादा पावरफुल रखा गया है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स अगर आपके पास हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स।